ठीक है बच्चों, अब हमने स्टार्ट किया था, आपका वो पहले करा चुके थे इकोनॉमिक्स के पॉइंट, बजट वगैरह आपका कंप्लीट हो चुका था। अब जो है बजट के बाद मैंने बोला देखो हमारा जो कराने का सीक्वेंस और सिस्टम रहेगा उसे ध्यान से समझिए। मैं आपको कंसेप्चुअल करा दिया लेक्चर के थ्रू, फिर उसके क्वेश्चंस लगा लेंगे। उसके जो क्वेश्चंस लगाएंगे, जैसे पहले इकोनॉमिक्स की 3 या 4 क्लास कर दी, 4 या 3 क्लास में इकोनॉमिक्स खत्म की, 4 लग जाए 5 लग जाए 3-4 लग जाए, जो भी इकोनॉमिक्स खत्म करने के बाद फिर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है एनसीईआरटी बेस्ड, वो एक बार हम केमिस्ट्री खत्म कर लेंगे। जब 2 या 3 पोर्शन खत्म हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री और हरियाणा जी के, जब ये खत्म हो जाएंगे तो इनके कुछ क्वेश्चंस लगाया करेंगे। वे जो क्वेश्चंस लगाया करेंगे उनसे, इनसे तो लेक्चर से तो हो जाएगा कंसेप्चुअल, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट पूरा टॉपिक पढ़ाने में बहुत टाइम लग जाएगा। और अच्छी बात आज तो 9 से 10 जनवरी एग्जाम भी डेट थोड़ा शिफ्ट हो गया है, तो कंसेप्ट तो पढ़ा दिया एक बार। फिर जो क्वेश्चंस लगाएंगे उन क्वेश्चंस में लेट अस सपोज मैं क्या करूंगा, ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन मैंने उठा लिया नेशनल इनकम का, तो उसमें पूरा का पूरा नेशनल इनकम क्या हो जाएगा एक्सप्लेन, भाई नेशनल इनकम कब निकाली, दादा भाई नारोजी ने निकाली, किसने निकाली, सब कंसेप्ट। 1-2 क्वेश्चन निकाल लिए बजट के, तो बजट कब आया, बजट किसने दिया, सारा का सारा कंसेप्ट। बात समझाई नहीं आई। एक क्वेश्चन निकाल लिया भाई मैंने आरबीआई का, तो आरबीआई का सारा फंडा कंसेप्ट। इस तरह से क्वेश्चंस लगाएंगे और फिर उन क्वेश्चंस के तरीके से आपकी पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, हिस्ट्री, जितने भी टॉपिक्स होंगे उतने टॉपिक्स क्या हो जाएंगे, कवर अप हो जाएंगे। कुछ बच्चे बोल रहे थे जल्दी देखो बेटा, मैं अपनी तरफ से मैक्सिमम टाइम आपको देने की कोशिश कर रहा हूं और ये गारंटी देता हूं एक बात की, पूरी की ये गारंटी है कि जब तक आपका पेपर आएगा आपके करे हुए में से बहुत क्वेश्चन आ जाएंगे। इतने क्वेश्चंस करा दूंगा उनमें से कराया हुआ से गारंटीड आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्रिएटिव। अब जैसे बात करते हैं हम अगला पॉइंट, हमने बजट पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, तो बजट जो है, बजट आता है फिस्कल पॉलिसी में। कौन सी पॉलिसी में? फिस्कल पॉलिसी, सरकारी पॉलिसी। बजट किसका हिस्सा है? फिस्कल पॉलिसी का। ठीक है, अब मैं बात करूं फिस्कल पॉलिसी के अंदर क्या होते हैं। एक दूसरी पॉलिसी होती है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी मार्केट को रेगुलेट करती है, मार्केट के रेगुलेशन के लिए। इसके अंदर क्या आते हैं, ये दोनों की दोनों जो पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, दोनों कौन बनाती है बच्चों? आरबीआई मेन बनाती है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई क्या है? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब बना था? ये 1935 में बना था। उस टाइम पर 1935 में बना था जब ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं था, इंपीरियल बैंक था। ठीक है बच्चों, बाद में ये रेगुलेशन 1949 का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया 1949 का। उस 1949 के बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत आरबीआई क्या हो गया? नेशनलाइज। आरबीआई गवर्नमेंट बैंक हो गया और ये बैंक की बजाय गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो गया, जो बैंक्स को क्या करेगा? रेगुलेट करेगा। जितने भी बैंक है उनको क्या करेगा? रेगुलेट करेगा। बस में आई नहीं। जैसे हमारे इससे पहले भी एसबीआई बैंक था, एसबीआई पीएनबी बैंक था और भी बहुत सारे बैंक थे। ये बैंक जो कर एसबीआई था ये बहुत पहले बन चुका था, 1806 के अराउंड बन चुका था कलकत्ता में, 1806 कलकत्ता में, जब इसको बैंक ऑफ कोलकाता कहते थे। तो जितने भी बैंक थे या और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पहले भी मार्केट होती थी, मार्केट भाई शेयर मार्केट सब कुछ कंट्रोल कौन करता था? ये आरबीआई। ठीक है, इन बैंकों को भी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बाद में शेयर मार्केट के लिए अलग से बना दिया, शेयर मार्केट के कंट्रोल करने के लिए बना दिया सेबी। क्या बना बच्चों? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देखो पहले जितना भी फाइनेंस का काम होता था सारा आरबीआई संभालता था। आरबीआई कब सरकारी करा? 1949 में। इससे पहले वो प्राइवेट था। ठीक है, मतलब प्राइवेट और सेमी प्राइवेट बोलते हैं, क्योंकि जो ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश वो था एम्पायर, उसका कंट्रोल भी था और प्राइवेट के शेयर भी थे। परंतु जब हम आजाद हुए तो ब्रिटिश ने हमें दे दिया, आरबीआई हमें दे दिया, तो हमने 1949 का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लगा के उसको क्या बना दिया? नेशनलाइज बना दिया। और उसको कोई बैंक का काम ना देके जितने हमारे बैंक हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको रेगुलेट करने का क्या दे दिया? काम। जैसे बैंकिंग मैंने बता दी, एसबीआई, पीएनबी, जितने भी बैंक थे उन सभी को रेगुलेट करने का काम किसको दे दिया? आरबीआई को।
अब मैं बात करूं उस टाइम पे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट शेयर मार्केट है उसको भी रेगुलेट कौन करता था? एसबीआई। फिर बाद में शेयर मार्केट को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई बॉडी सेबी। क्या बनाई गई? सेबी 1988 में बनी, 1988 में बनी और 1992 में एक्ट लागू हुआ। 1988 में बनी, 1992 में एक्ट लागू। इसका भी हेडक्वार्टर बॉम्बे है और आरबीआई का भी हेडक्वार्टर कहां पे बच्चों? बॉम्बे है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? आज आरबीआई का क्या काम है? आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी जारी करता है, मॉनेटरी पॉलिसी जारी करता है। बैंकर्स ऑफ बैंक है। बैंकर्स ऑफ बैंक का मतलब है बैंकों को आपात स्थिति में लोन देता है, उनको रेगुलेट करता है। गवर्नमेंट का बैंक है, ठीक है बच्चों। आरबीआई बैंकों को रेगुलेट कैसे करता है वो देखो। आरबीआई बैंकों के ऊपर 2 कंडीशन लगाता है बच्चों। मैंने बताया आरबीआई बैंकों के ऊपर 2 कंडीशन लगाता है। आरबीआई बैंकों के ऊपर 2 कंडीशन लगाता है। एक तो सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो। जैसे भाई सारा का सारा पैसा बैंक अगर मार्केट में दे देगा और मार्केट में उसका पैसा फेल हो गया तो भाई कौन बचाएगा उसको? आरबीआई के पास खुद का कोई पैसा नहीं है। प्रत्येक बैंक को आरबीआई बोलता है, प्रत्येक बैंक को आरबीआई ये बोलता है कि जितना भी उसका पैसा है उसका 4% पैसा, कितने परसेंट? 4% पैसा वो क्या रखेगा? स्टोर फॉर्मेट में रखेगा भाई। 4% पैसा स्टोर फॉर्मेट में रखेगा, ठीक है। 4 भी हो सकता है, 3.5 भी, अलग अलग भाई, ये थोड़ा थोड़ा अभी 3.5 के राउंड है। तो 3 टोटल पैसे का इतना % स्टोर फॉर्मेट में रखेगा और स्टोर फॉर्मेट का पैसा किसके पास क्या रहेगा? आरबीआई के पास। ऐसे जितने भी बैंक हैं जो रेगुलेटेड बैंक है, क्या बोले मैंने? रेगुलेटेड जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत आते हैं। इसमें आपके शेड्यूल बैंक भी आते हैं, शेड्यूल बैंक आते हैं जो गवर्नमेंट भी होते हैं और प्राइवेट भी। प्राइवेट बैंकों को भी आरबीआई रेगुलेट करता है, जैसे एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई, इनको भी रेगुलेट करता है। इनका भी 4% पैसा उसी के पास रखा रहता है। तो इन बैंकों को रेगुलेट करने के लिए प्रत्येक बैंक का 4% पैसा रखेगा। मान लो 100 बैंक है, 100 में से 2 बैंक डिफाल्टर हो गए, तो 100 बैंकों का 4% रखा है तो 400 गुना पैसा हो गया, नहीं हो गया? उस पैसे से उस बैंक को जो दिवालिया हो गया उसको कुछ फाइनेंस कर देगा और वो बैंक को बढ़ जाएगा। इस पैसे को क्या बोलते हो? सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो। मैंने देखो पूरी डिटेल नहीं पढ़ा रहा, बस इतना काम चल जाए तो हमारा क्वेश्चन निकल जाए। ऐसे तो बहुत बड़ी इकोनॉमिक्स है। एसएलआर, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये क्या है बच्चों? ध्यान से समझो। ये है कुछ पैसा जो होगा, ये 18.5% है, वो गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी उनमें लगाएगा। भाई ऐसे तो कोई भी बैंक है उनको ब्याज कहां ज्यादा मिलेगा? जब प्राइवेट फर्म को ज्यादा देगा। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में लगाएगा तो कम पैसा मिलेगा। तो सारे के सारे बैंक से वो प्राइवेट है जो सरकारी है वो सारे किस में लगा देंगे? प्राइवेट बंदों को लोन दे देंगे। इसीलिए सरकार ने प्रोविजन बनाया है कि कुछ पैसा वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में लगाएगा। तो गवर्नमेंट फंडेड जो प्रोजेक्ट होंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होंगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिनको जी सिक्योरिटी बोलते हैं, जी सिक्योरिटी, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटियों में लगाएगा भाई। ये 18, इसको बोलते हैं स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये पैसा भी इन्वेस्ट होता है। इन दो तरीकों से आरबीआई क्या करेगा? उनको कंट्रोल करेगा, ठीक है बच्चों। ये है लॉन्ग टर्म ऑपरेशन। ये दोनों के दोनों मॉनेटरी पॉलिसी की लॉन्ग टर्म ऑपरेशन। ये कोई ऐसे नहीं फ्लक्चुएट होते हैं। ये अगर फ्लक्चुएट होंगे तो बड़ा अफेक्ट होगा। ये अगर फ्लक्चुएट होंगे तो क्या होगा? बड़ा अफेक्ट होगा, ठीक है बच्चों। अब मैं बताता हूं मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ शॉर्ट टर्म मॉनेटरी पॉलिसी टूल। शॉर्ट टर्म मॉनेटरी पॉलिसी टूल में आती है आपके रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ध्यान से समझो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट। समझो ध्यान से, देखो कोई भी चीज आरबीआई या बैंक, आरबीआई ये चाहेगा, ध्यान से समझो, आरबीआई ये चाहेगा ब्याज ज्यादा मिले। ब्याज क्या मिले? ज्यादा मिले। उसको जब ब्याज लेना हो तो ब्याज ज्यादा मिले और देना हो तो ब्याज कम दे। देना हो तो ब्याज कम दे, ध्यान से समझना, देना हो तो ब्याज कम दे।
लेना हो तो ब्याज ज्यादा ले और देना हो तो ब्याज कम दे, क्योंकि आरबीआई के पास खुद का पैसा नहीं होता। तो समझो, अब मैं एक बात बोलता हूं, रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट से ज्यादा होता है, रेपो रेट बड़ा होता है, रिवर्स रेपो रेट छोटा होता है, तो ऑटोमेटिकली बात समझ में आ जाएगी। मैंने बोला तो बताओ रेपो रेट ज्यादा होता है तो रेपो रेट क्या होगा, आरबीआई बैंक को जिस रेट पर पैसा देता है, लोन देता है, ताकि लोन देगा पैसा देगा तो इसको क्या मिलेगा, आरबीआई को ब्याज मिलेगा। तो इस केस में किसको ब्याज मिला, आरबीआई को। देने वाला कौन, बैंक। तो आरबीआई जब ब्याज लिखावे मतलब किसको पैसा दे, बैंकों को पैसा दे, तो वो किस पे देता है, रेपो रेट पे। किस पे देता बच्चों, रेपो रेट पे। बात समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल जब आपका पेपर होगा 9-10 जनवरी, उस 5 जनवरी को कुछ मैं करंट अफेयर जो कराऊंगा उसमें एग्जैक्ट जो उस महीने का रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट होगा वो बताऊंगा। तो रेपो रेट समझ में आई, सिंपल बात आई मैंने क्या। पहले छोटी बात सुनो, रेपो रेट वो आरबीआई जिस दर पर बैंकों को पैसा देता है, बैंकों से ब्याज लेता है। तो ब्याज किसने लिया, आरबीआई ने, इसीलिए रेपो रेट क्या होता है, बड़ा। सिंपल भाषा में समझाने की तरीका क्या है, मैं टेक्निकल भाषा में नहीं समझा रहा। टेक्निकल में इसकी डेफिनेशन कुछ भी हो, तुम्हारा क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए क्या, आरबीआई जिस दर पे बैंकों को लोन देता है, मींस आरबीआई जिस दर से ब्याज लेता है उसे क्या बोलते हैं, रेपो रेट। उल्टा करो, आरबीआई जिस दर पर ब्याज देता है, आरबीआई जिस दर पर ब्याज देता है तो ब्याज कौन लेगा, बैंक लेगा। बैंक जिस दर पर ब्याज लेता है, दोनों तरह की डेफिनेशन होगी। देखो, आरबीआई ब्याज लेता है तो बैंक ब्याज देता है। इसमें क्या होगा, बैंक ब्याज लेता है, आरबीआई ब्याज देता है। जब आरबीआई ब्याज ज्यादा लेगा तो ज्यादा लेगा तो रेपो रेट, और भाई आरबीआई ब्याज कम देगा तो रिवर्स रेपो रेट। जब लेने की कंडीशन में आरबीआई ज्यादा लिया, देने की कंडीशन में क्या करा, कम करा। इतनी कंडीशन में आ गई, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। अगर ये तो छोटे 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए चेंज होते रहते हैं, परंतु लंबे टाइम के लिए बैंक आरबीआई से जो पैसा लेता, लंबे टाइम के लिए बैंक आरबीआई से जो पैसा लेता है लंबे टाइम के लिए, उसके लिए होता है बैंक रेट। क्या होता है बच्चों, बैंक रेट। तो बैंक रेट तो रेपो रेट से भी ज्यादा होता है। किससे भी ज्यादा होता है, बैंक रेट रेपो रेट से भी ज्यादा। इस इक्वेशन को याद रख लो, कभी मार नहीं खाओगे। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट बना लो। सबसे ज्यादा कौन होगा, बैंक रेट। तो लंबे टाइम के लिए आरबीआई बैंक को पैसा दे तो लंबे टाइम के लिए आरबीआई को बैंक से ज्यादा ब्याज मिलेगा। क्या मिलेगा, ज्यादा ब्याज मिलेगा। अब उल्टी दूसरी बात करूं, आरबीआई बैंक को पैसे दे और ब्याज ले छोटे टाइम के लिए, ठीक है बच्चों, तो रेपो रेट। आरबीआई बैंक आरबीआई को पैसे दे, उल्टा बैंक आरबीआई को पैसे दे, मींस अब की बार ब्याज किसने दिया, आरबीआई ने ब्याज दिया। वो कौन सा, रिवर्स रेपो रेट। बात समझ आ गई नहीं आ गई, क्लियर टू यू। अब एक फंडा समझाता हूं, ध्यान से क्वेश्चन को समझना, अपना दिमाग लगाना। मैं बोलता हूं जब मार्केट में महंगाई तब होगी, ध्यान सुनो, महंगाई तब होगी जब मार्केट में पैसा होगा। महंगाई तब होगी जब मार्केट में पैसा होगा, और जब महंगाई होगी, दूसरी बात और बोल रहा हूं, जब महंगाई होगी तब आपकी ग्रोथ होगी। 2 बातें समझ लो ध्यान से। जब ग्रोथ होगी तो महंगाई होगी, ग्रोथ होगी तो महंगाई होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। दोनों एक दूसरे के पूरक। मैंने बताया महंगाई तब होगी जब मार्केट में पैसा होगा। मार्केट में पैसा तब होगा जब बैंकों के पास पैसा होगा। बैंकों के पास पैसा होगा। इक्वेशन समझ गई? क्या बोला मैं? ग्रोथ जब होगी जब महंगाई होगी, महंगाई जब होगी जब मार्केट में पैसा होगा। मार्केट में पैसे का मतलब बैंक का पैसा होगा, मतलब आदमियों के पास पैसा होगा, आदमियों के पास पैसा होगा। ध्यान तो समझ लो, हमने महंगाई कंट्रोल करनी है। क्या कंट्रोल करनी है? महंगाई कंट्रोल करनी है तो सिंपल सी इक्वेशन बनाई। महंगाई जब कंट्रोल होगी जब मार्केट्स में पैसा ना रहे। मार्केट में पैसा कब नहीं रहेगा? जब बैंकों के पास पैसा ना रहे।
तो बैंकों के पास पैसा कब नहीं रहेगा, ध्यान से समझो, बैंकों के पास पैसा तब नहीं रहेगा जब बैंकों को फायदा होगा। जब बैंकों को क्या होगा, फायदा। बैंकों को फायदा कब होए, जब ब्याज दें या ब्याज लें, बताओ बैंकों को फायदा हो। देखो दोबारा समझो, महंगाई कंट्रोल करनी है तो महंगाई कंट्रोल तब होगी जब महंगाई कंट्रोल तब होगी जब मार्केट में पैसा नहीं रहेगा। मार्केट में पैसा कब नहीं रहेगा, जब बैंकों में पैसा नहीं रहेगा। बैंकों में पैसा कब नहीं रहेगा, जब आदमियों के पास पैसा नहीं रहेगा। मीन्स इस पैसे को मार्केट से उठा लो, इस पैसे को मार्केट से उठा लो तो महंगाई क्या हो जाएगी, कंट्रोल। बात समझ आई या नहीं आई। अब इस पैसे को उठाए कौन गा, आरबीआई। कौन उठाएगा पैसे को, आरबीआई। बात समझ आई नहीं आई। मीन्स आरबीआई पैसा उठा ले, आरबीआई क्या उठा ले, पैसा उठा ले। तो पैसा अगर आरबीआई उठाओगा तो ब्याज किसको देना होगा, आरबीआई को। आरबीआई को ब्याज देना होगा अगर पैसा उठाना है। तो आरबीआई ब्याज कौन से उस पे देता है, रिवर्स रेपो रेट पे। किस पे देता है, लेता तो रेपो रेट पे है, देता रिवर्स रेपो रेट पे। मींस आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दे। रिवर्स रेपो रेट मान लो 5 है तो 5 से कर दिया 6 कर दिया। तो पहले बैंकों को 5% मिल रहा था, अब बैंकों को 6% मिलेगा। तो बैंक जो है उनका जो पैसा, आदमियों का पैसा है, मार्केट का पैसा बैंक ले आएंगे। क्यों, क्योंकि बैंक को 5 की बजाय कितना मिल गया, 6। बैंक को 5 की बजाय 6 दे दिया आरबीआई ने कि मैं तुम्हें 6% ब्याज दूंगा तो सारा पैसा दे दे। तो बैंक जो है मार्केट में और आदमियों से पैसा उठा लेंगे और किसको दे देंगे, आरबीआई को। आरबीआई को पैसा देते हैं, सारा पैसा हट जाएगा और महंगाई क्या हो जाएगी, कंट्रोल। बात समझ आई। तो महंगाई कंट्रोल करने के लिए रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देते हैं। क्या बोला मैंने, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देते हैं। क्लियर टू योर नोट, क्लियर बच्चों, कोई डाउट भाई, ठीक है। ताकि आरबीआई क्या दे देगा, ज्यादा ब्याज दे देगा। अब मैंने बताया मार्केट में मंदी आ रही है, मार्केट में मंदी आ रही है, मंदी आ रही है तो क्या होगी, ग्रोथ करनी है। ग्रोथ करनी है तो मार्केट में क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। मार्केट में पैसा कब देना पड़ेगा, जब बैंकों को पैसा देना पड़ेगा। बैंक कब पैसा लेंगे, बैंकों को पैसा देना पड़ेगा। बैंक जब पैसा लेंगे जब आरबीआई को ब्याज कम देना पड़े, आरबीआई को ब्याज कम देना पड़े। आरबीआई जो ब्याज लेता है वो रेपो रेट है, तो आरबीआई रेपो रेट कम कर देगी। तो सिंपल सी लाइन बन गई, एक वर्ड में लिख दो, जब देश में मंदी को दूर करना है, किसको दूर करना है, मंदी को दूर करना है, तो मार्केट में पैसा आना चाहिए। कोरोना टाइम में मंदी आ रही है तो मार्केट में पैसा नहीं है, तो हमें मार्केट में पैसा लेके आने के लिए, मंदी को दूर करने के लिए आरबीआई रेपो रेट कम कर देगी। रेपो रेट कम करने से मान लो आरबीआई 6% ब्याज ली थी, उन्हें कम करके 5% ले लेगी, तो बैंक आरबीआई से ज़्यादा पैसा ले लेगा। बैंकों के पास पैसा आ जाएगा तो मार्केट में पैसा आ जाएगा, मार्केट में पैसा आ जाएगा तो आदमियों के पास पैसा आ जाएगा। आदमियों के पास पैसे को बोलते हैं लिक्विड मनी। क्या बोलते हैं बच्चों, लिक्विड मनी। बात समझ में आई या नहीं आई। तो एक लाइन लिख लो थोड़ी देर में, कि लाइन लिखो, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देती है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देती है। दूसरी बात, या पहली बात होगी, दूसरी बात, मंदी को दूर करने के लिए आरबीआई रेपो रेट घटा देती है। क्लियर टू यू। ये आपके पॉइंट थे, रेपो रेट और रेपो रेट। अब आ जाओ ध्यान से भैया। तो रेपो रेट भाई रातों रात कम करना है, रातों रात महंगाई कंट्रोल करनी है भाई, रातों रात कुछ करना है तो आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई सिलेक्टेड जो बॉडीज हैं उनको परमिशन दे देगी मार्केट से पैसा उठाने की। सबको दे नहीं सकती, पर सिलेक्टेड बॉडी है, बड़ी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनको क्या दे देगी, उनको भाई परमिशन दे देगी पैसा उठाने की। तो वो चलाएंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्या चलाएंगे, ओपन मार्केट ऑपरेशन। महंगाई एकदम से कंट्रोल करनी है बच्चों, ओपन मार्केट ऑपरेशन। एकदम से महंगाई कंट्रोल करनी तो सारा बैंक नहीं उठा सकते, सारा आरबीआई नहीं कर सकती। आरबीआई कुछ सिलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बड़े बड़े फर्म, टाटा वाटा है, बड़ी बड़ी चीजें फर्म जो होती है, उनको परमिशन दे देगी कि आप मार्केट में ओपन मार्केट चलाओ। ओपन मार्केट चलाने का मतलब ये है, कोई भी बंदा, वो जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इंस्टीट्यूशंस जो हैं छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस से पैसा उठा लेंगे,
छोटी मंडियों से, मार्केट से पैसा उठा लेंगे और उनको ब्याज क्या दे देंगे, ज़्यादा दे देंगे। ज़्यादा ब्याज दिया तो सारा पैसा बड़े इंस्टीट्यूशन के पास आ जाएगा। बड़े इंस्टीट्यूशन से कौन ले लेगी, आरबीआई। तो ये एक क्विक ऑपरेशन है जल्दी करने के लिए, ताकि इससे छोटे इंस्टीट्यूशन बड़े ब्याज दर पर बड़े इंस्टीट्यूशन को पैसा दे देंगे, भी आरबीआई को दे देंगे। इन्हें बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्लियर टू यू, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है बच्चों, इसको रब कर रहा हूँ अब मैं। तो ये आपकी मॉनेटरी पॉलिसी के टूल थे। ओपन मार्केट ऑपरेशन, आपका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट। ठीक है, आरबीआई को बैंकर्स ऑफ बैंक कहते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताता हूं। बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखो बेटे, एक तो बजट था, बजट तो हम अपना नॉर्मल करते हैं। एक होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है आपका बाहर की व्यापार को कंट्रोल करने के लिए, व्यापार को कंट्रोल करने के लिए। इसमें मेजर देखते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट। क्या देखते हैं बच्चों, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। एक्सपोर्ट में करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या होता है आपका, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। और कैपिटल अकाउंट में जो पूंजी है, पूंजी मतलब लेबर भी हो गया, लेबर भी एक पूंजी है। कहीं पर बाहर आपने कंपनी खोली, वो भी एक पूंजी है। तो कैपिटल तो कैपिटल होगी। करंट अकाउंट में क्या आता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। बात समझ आती नहीं। अपना बीओपी, अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा नेगेटिव रहता है, क्योंकि अपने यहाँ पर 1 मिनट इंक फिल कर लेता हूँ, 1 मिनट के लिए। मैं अकेला हूँ भाई, और जो स्टाफ है 2 दिन के लिए छुट्टी पे गया है। ठीक है, अकेला ही काम करना पड़ रहा है। तो मैंने बात बताई, बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट अपना क्या रहता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अपना नेगेटिव रहता है बच्चों। ठीक है, इसमें क्योंकि अपने यहाँ पर एक्सपोर्ट जो है वो कम है, इंपोर्ट जो है वो क्या है, ज़्यादा है। बात समझ आ गई नहीं आ गई। ठीक है बच्चों, बीओपी, इससे भी क्वेश्चन आता है। और जो मैंने बताई जो डिटेल है, फैक्चुअल जो डिटेल है, वो सारी क्वेश्चंस के थ्रू करते रहेंगे हम। मैं तुम्हें कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए करा रहा हूँ। ठीक है, बीओपी। अब मैं और 2-3 टूल बताता हूँ जो हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए यूज करते हैं। देखिए ध्यान से, वो टूल को देखिए। जैसे ब्लू बॉक्स और एम्बर सब्सिडी। ब्लू बॉक्स और एम्बर सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी भी बोलते हैं, एम्बर बॉक्स सब्सिडी भी बोलते हैं। ध्यान से समझो, ये बैन कर दी है भाई। क्यों बैन कर, इसका मतलब समझना। जैसे भाई मैं एक बात करूं, अपने यहाँ गेहूं है, अपने यहाँ गेहूं मान लो 2,500 रुपये का बिक रहा है, तो गेहूं पर खर्चा आ गया 1,500 रुपये। कितना खर्चा आ गया, 1,500 रुपये आ गया गेहूं पर 1,500 रुपये खर्चा, और 1,000 रुपये किसान ने बच्चे। अब मैं बात करूं, ये तो अपने किसान के 1,500 आ गए। अमेरिका की बात करूं, किसकी बात करूं, अमेरिका की बात करूं। अमेरिका में अमेरिका का भी खर्चा है भाई 2,000 का। अमेरिका में 2,000 रुपये गेहूं बिक रहा है। अपने यहाँ 2,500, अमेरिका अपने यहाँ 2,000 का बेच रहे हैं, हम बेच रहे हैं 2,500 का। और अमेरिका का खर्चा आता है 1,500, परंतु वो 1,500 खर्चा वहाँ का सरकार उठाती है। वहाँ क्या उठाती है, सरकार। तो वहाँ के किसान को तो 2 के 2 फ्री के फ्री बच्चे नहीं बच्चे, और अपने किसान को कितने बच्चे, 1,000। कितने बच्चे, 1,000। तो इसीलिए अपने किसानों को वहाँ का अनाज ना लेना पड़े, इसलिए जो वहाँ के जो अमेरिका जैसे देश हैं, अपने किसानों को बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सामान एक्सपोर्ट करें कम रेट पर। ठीक है बच्चों, 1 मिनट के लिए थोड़ा स्टॉप था। तो मैंने बताया आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ब्लू बॉक्स सब्सिडी। तो वहाँ के किसानों को बेनिफिट हो जाता, अपने यहाँ किसानों को बेनिफिट नहीं होता। तो इसीलिए जो प्रोटेक्शन अमेरिका ने दी है, उनको ब्लू बॉक्स सब्सिडी के खिलाफ हम क्या कर देंगे, हमारे यहाँ पर उनके टैक्स ज़्यादा लगा देंगे। तो ब्लू बॉक्स सब्सिडी होती किसी चीज़ को अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, कोई भी गवर्नमेंट जो किसानों को या किसी को क्या देती है, सब्सिडी के फॉर्मेट में पैसे दे देती है, उसे बोलते हैं ब्लू बॉक्स सब्सिडी। एक होता है बेटा ग्रीन बॉक्स। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी होता है इन्वायरमेंट पर्पज के लिए। भाई इको फ्रेंडली प्रोडक्ट अपनाओगे, जैसे होता है ना भाई, तुम
भाई जो सिंचाई का है, फव्वारा सिंचाई लोगे तो फव्वारा सिंचाई में 80% क्या देती है? सब्सिडी। इसी प्रकार इको फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो जैविक खेती करोगे तो उस खेती के टाइम पर सारा कौन सरकार वह होगी खर्च, उसे क्या बोलते हैं? ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। क्या बोलते हैं बच्चों? ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। तो ब्लू बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स या एम्बर बॉक्स सब्सिडी या ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, क्लियर हुई। इसके बाद हम बात करते हैं, दो और है, एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटर वैल्यूइंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटर वैल्यूइंग ड्यूटी। ध्यान समझना। एंटी डंप मैंने सामान फेंक दिया, ज्यादा सामान, जैसे मैं बात करूं मोमबत्ती अपने यहां पर 5 रुपए की आती भाई, और चाइना वाले मोमबत्ती को 1 रुपए की बना ले हैं, अपने 1 रुपए के हिसाब से बना ले हैं। तो चाइना वाले तो अपने यहाँ 3 रुपए की भी मोमबत्ती बेचेंगे, तो लोग मोमबत्ती भारत की लेंगे या चाइना की लेंगे? ऐसे खिलौने लगा लो, अपने यहाँ खिलौना बनाया 20 रुपए का, चाइना वालों ने खिलौना बना दिया 10 रुपए का, ठीक है। अब 10 के ऊपर 2 रुपए टैक्स लगा दिया, 12 का हो गया। तो बताओ आदमी को ये मैटर करेगा ये भारत का खिलौना है या चाइना का खिलौना, या खिलौना मैटर करेगा? खिलौना मैटर करेगा। तो कौन सा खिलौना खरीदेगा भाई? चाइना वाला वो 12 रुपए का हो, भारत वाला 20 का हो है। ऐसे मोमबत्ती किसकी खरीदेगा? चाइना की, भारत की 5 की हो है। तो क्योंकि उन देशों में वहां का प्रोडक्ट सस्ता है, तो वो मास में अपने यहाँ पर प्रोडक्ट डंप कर देते हैं, ज्यादा प्रोडक्ट डाल देते हैं। तो ऐसा प्रोडक्ट जो किसी देश में सस्ता हो और अपने देश में प्रोडक्ट क्या हो? महंगा हो, तो उस डंप किए हुए प्रोडक्ट के खिलाफ हम ड्यूटी लगा देते हैं, उसे बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। इसके ऊपर हम क्या करेंगे? 100% ड्यूटी लगा देंगे। 100% ड्यूटी लगा देंगे तो कितने का हो जाएगा? ये 20 का, और अपने तो घटा देंगे 18 का, फिर किसका सामान लेगा? कोई भारत का। तो इसके खिलाफ WHO में, किसमें बच्चों? WHO में विवाद चल रहा है। तो WHO बोल रहा हूं, WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। किसमें? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में विवाद चल रहा है कि इन ड्यूटियों को हटाया जाए। भाई भारत चाहता है एंटी डंपिंग ड्यूटी रहे ताकि उसका जो प्रोडक्ट है वो बिक्स के, और वर्ल्ड चाहता है भाई फेयर मार्केट हो, हमारा सामान सस्ता है तो बिकने में तुम्हें परेशानी क्या है? तो एंटी डंपिंग ड्यूटी। ऐसे काउंटर वैल्यूइंग ड्यूटी होती है, किसी वैल्यू को काउंट करने के लिए, भाई काउंटर करनी है, कहीं का बाहर का सामान 30 का बिक रहा है, अपना सामान 40 का बिक रहा है, अपना सामान 40 का, तो बाहर वाले सामान पर ज्यादा ड्यूटी लगा देते हैं ताकि वो भी 40 से क्या हो जाए? ऊपर हो जाए। हम अमेरिका और चाइना के सामानों पर ड्यूटी लगा रहे हैं, तो अमेरिका और चाइना भारत के क्या हो रहे हैं? खिलाफ हो रहे हैं। भारत के खिलाफ हो रहे हैं कि इतनी ज़्यादा ड्यूटी क्यों लगाते हो, ड्यूटियों को क्या करो? कम करो। और भारत क्यों लगाता था? कि भारत का सामान बिके। ठीक है बच्चों, ये किसी अमाउंट की वैल्यू काउंटर करने की ड्यूटी लगाते हैं, काउंटर वैल्यू एंटी डंपिंग डंप किए सामान के खिलाफ जो लगाते हैं। ये कई बार पेपर में आते हैं, डंपिंग एंटी डंपिंग। अब मैं बताता हूँ WTO का। भाई WTO क्या? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। भाई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, भाई ये जिनेवा कॉन्फ्रेंस के थ्रू बना। भाई कौन सी कॉन्फ्रेंस? जिनेवा कॉन्फ्रेंस। कब हुई जिनेवा कॉन्फ्रेंस? ये जिनेवा कॉन्फ्रेंस हुई बच्चों 1994 में, और ये कब बना? फिर इस कॉन्फ्रेंस के बाद बना 1995 में। इससे पहले ये ट्रिप्स और गाट था, गाट, जर्नल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। पहले क्या था? जर्नल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। बाद में जिनेवा कॉन्फ्रेंस हुआ, फिर ये जिनेवा कॉन्फ्रेंस होने 1994 में, उसके बाद क्या बना? WTO 1995 में। ठीक है, हेडक्वार्टर का स्विट्जरलैंड। भाई ठीक है बच्चों, अब मैं बात करता हूं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और सुनो ध्यान से कि ये WTO है, एक IMF है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इनकी डिटेल बताऊंगा, फैक्चुअल भी वो तेज लिखाऊंगा। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड अभी कंसेप्ट करा रहा हूं स्केल। वर्ल्ड बैंक का नाम है IBRD, इंटरनेशनल बैंक कई बार आती है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसकी 2-3 ब्रांच होती, मेन ब्रांच ये है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड बैंक जो होता है, मतलब समझो, वर्ल्ड बैंक जो होता है देशों को, गरीब और थोड़े बहुत मॉडरेट देशों को क्या करता है? कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए और डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए पैसा देता है।
जैसे मैं बात करूं सर्व शिक्षा अभियान, क्या बोला मैंने, सर्व शिक्षा अभियान या कोई भी अभियान है उनसे रिगार्डिंग कौन पैसा देगा, वर्ल्ड बैंक। कौन देगा, वर्ल्ड बैंक। हेल्थ से रिगार्डिंग पैसा कौन देगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और जो भाई रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए देगा वो कौन देगा, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ कब बने थे, 1945 में बने थे। क्यों बने थे बच्चों, ये इसलिए बने थे जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो पूरा वर्ल्ड तहस नहस हो गया था, तो पूरा वर्ल्ड तहस नहस हो गया था, तो यूरोपियन कंट्री को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए और उनकी डेवलपमेंट देने के लिए वर्ल्ड बैंक बनाया गया। ये दोनों संस्थाएं, तीनों संस्थाएं किसके अंडर है भाई, ये यूनाइटेड नेशन, किसके अंदर, यूनाइटेड नेशन से, ताकि उनको क्या कराया जाए, उनको कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया जाए। क्लियर बच्चों। आईएमएफ था इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका और इसका दोनों का रिलेशन जो बच्चों, इसका रिलेशन है कोई भी वर्ल्ड में मंदी आ जाए, मार्केट फेल हो जाए, मार्केट फेल हो जाए, मंदी हो जाए, तो उसको उभारने के लिए जो लोन देता है, उसको उभारने के लिए जो लोन देता है वो कौन है बच्चों, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो लोन देगा वो कंडीशन के हिसाब से देगा भाई। जैसे 1990 में जब अपनी मार्केट फेल हुई थी, 1990 में जब अपनी मार्केट फेल हुई थी तो उसको सुधारने के लिए हमने किससे लोन लिया, मार्केट फेल, तो आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और बदले में क्या रखा था, सोना, सोना गिरवी रखा था। बात समझ में आई नहीं आई। तो मार्केट को उभारने के लिए लोन कौन देगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। और भाई रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए लोन कौन देगा, वर्ल्ड बैंक। तो वापस क्वेश्चन को देख लेना, उसी हिसाब से बता देना इसको लोन किसने दिया होगा। और दो देशों में विवाद होंगे भाई, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी पे विवाद हो, ब्लू बॉक्स सब्सिडी पे विवाद हो, एंटी डंपिंग ड्यूटी पे विवाद हो, या भाई ट्रेड पे विवाद हो, भारत चाइना का युद्ध हो जाए और वो आपस में सामान ना दे, तो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के दोनों किसके मेंबर है, WTO के, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। तो उनको व्यापार करना ही होगा, उनकी गाइडलाइन फॉलो करनी होगी। तो देशों में ट्रेड के विवाद को कौन समझा होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एक आईसीजे है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। दो देशों में जो विवाद होगा, जो कर भाई अपने यहाँ पर वो कोई कैदी हो जो पाकिस्तान में हो तो उसके ऊपर फैसला करना हो तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है बच्चों, ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताए। अब एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट बताता हूं, जो ये आईएमएफ और जो ये है क्या नाम आपका, वर्ल्ड बैंक, इन दोनों में तो वोट परसेंटेज ऑन द बेसिस शेयर होता है, वोट परसेंटेज ऑन द बेसिस ऑफ शेयर, ऑन द बेसिस ऑफ शेयर। जिसका जितना ज्यादा पैसा उतनी ज्यादा वोट, उतनी ज्यादा वोट। मतलब भाई इनमें अमेरिका का पैसा ज्यादा है, अमेरिका के बाद जापान का, इंग्लैंड का पैसा ज्यादा है, तो शेयर भी किन का होगा, वोट का ज्यादा हो गया। तो मैं बोल सकता हूं ये अच्छी तरह फंक्शन नहीं करते वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, क्योंकि इनमें वोट क्या, वन नेशन वन वोट नहीं है। जिसका जितना ज्यादा पैसा उतने ज्यादा उसके क्या होंगे, वोट। और WTO में क्या है, वन वोट वन कंट्री, वन वोट वन कंट्री। तो WTO क्या है, ज्यादा फेयर, और ये इतने ज्यादा फेयर नहीं, इनमें वोट परसेंटेज ऑन द बेसिस ऑफ शेयर। ठीक है बच्चों। और इनमें जो पैसा मिलता है, एक और पॉइंट आता है बहुत इंपॉर्टेंट, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से जो पैसा मिलता है वो ऑन द बेसिस ऑफ SDR मिलता है, ऑन द बेसिस ऑफ SDR। SDR क्या है, स्पेशल ड्राइंग राइट, स्पेशल ड्राइंग राइट, SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट, SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट, स्पेशल ड्राइंग राइट। ये क्या होता है भाई, कुछ करेंसी होती है इंटरनेशनल करेंसी, इंटरनेशनल करेंसी भाई, इनमें गोल्ड आता है, एक तो गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉलर आता है भाई, डॉलर किसकी है, यूएसए की, पाउंड आता है भाई, पाउंड यूरोपियन यूनियन की, एक स्टर्लिंग पाउंड आता है, स्टर्लिंग पाउंड, एक यूरो है, यूरो यूरोपियन यूनियन की, पाउंड स्टर्लिंग पाउंड किसका, ब्रिटेन का। ठीक है बच्चों, चाइना की आती है भाई, येन युआन, जापान की आती है। ये करेंसी है इंटरनेशनल करेंसी, चाहे तो ये करेंसी हो, इन करेंसी ये कितनी देंगे, ये काउंट होंगी 2/3, क्या काउंट होंगी, 2/3। जो अगर भारत का एग्जांपल हो तो 2/3 ये काउंट होंगी, और 1/3 के होगा अपना रुपया काउंट। ऐसे किसी भी कंट्री का कुछ भी काउंट होगा, 2/3 ये इंटरनेशनल करेंसी हो रही है। जितने ये शेयर होंगे, जितना पैसा इसमें दिया होगा, उसी रेशो के हिसाब से कोई भी कंट्री पैसा निकाल सकती है या पैसा लोन ले सकती है। तो भारत जितना ज़्यादा गोल्ड, डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग, पाउंड, यूरो, येन, युआन देगा वर्ल्ड बैंक में और आईएमएफ में, उसी हिसाब से ज़्यादा पैसा निकाल पाएगा। बात समझ में आएगी नहीं आएगी, इसको बोलते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट, इंटरनेशनल करेंसी। ठीक है, 2/3 इसका काउंट होगा, 1/3 इसका काउंट होगा।
अब मैं एक बात बताता हूं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन, एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन। देखो एक बात बताओ, अगर तुम अपने पैसे को, मान लो चाइना और भारत है, चाइना और भारत क्या चाहेंगे, चाइना और भारत, अमेरिका का पैसा डॉलर, डॉलर के कंपैरिजन में भारत क्या चाहेगा, पैसा मजबूत हो या कमजोर हो। इसके लिए ध्यान से बात समझो, जो कंट्री एक्सपोर्ट ज्यादा करती है, जो कंट्री एक्सपोर्ट ज्यादा करती है वो चाहेगी उसका पैसा कमजोर हो, उसका पैसा कमजोर हो। कमजोर करने के लिए वो अपने पैसे को रिवैल्यूएशन कर लेगा, डिवैल्यूएशन कर लेगा, डिवैल्यूएशन कर लेगा, ये रिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन करना, अपने पैसे को, पैसे की वैल्यू कम करना। क्यों? देखो चाइना जो अपने पैसे ने कम कर लेगा, कम कर लेगा तो कम रेट में पैसा जाएगा तो सामान ज्यादा बिकेगा। इंडिया कैसी कंट्री है, एक्सपोर्ट करने वाली नहीं, इंडिया कैसी कंपनी है, इंपोर्ट करने वाली। इंपोर्ट करने वाली कंट्री चाहेगी उसका पैसे की वैल्यू बढ़े। चाइना डॉलर के कंपैरिजन में अपने पैसे को घटा रहा है ताकि कोई सामान खरीदना हो तो डॉलर में तो महंगा पड़ेगा और उसके पैसे में, करेंसी में क्या पड़ेगा, कम पड़ेगा। कम पैसे में हमेशा वो कंट्री, हर वो कंट्री, ध्यान रखना, जो एक्सपोर्ट ज्यादा करती है वो अपने पैसे की वैल्यू कम करती है, डिवैल्यूएशन। और हर वो कंट्री इंपोर्ट करती है वो अपने पैसे की वैल्यू बढ़ाती है, क्योंकि हमें डॉलर में देना है, हमें बाहर वालों को डॉलर में सामान लेना है। तो डॉलर के कंपैरिजन में जब हमारा रुपया मजबूत होगा तो हम ज्यादा सामान ले पाएंगे। क्या ले पाएंगे? ज्यादा सामान ले पाएंगे। अब हमें सामान बेचना हो, हम एक्सपोर्ट वाले होते तो अपने रुपये को कम कर लेते ताकि हमारा सामान ज्यादा बिके। अभी सिंपल इतना समझ लो, वैसे जो कंट्री एक्सपोर्ट ज्यादा करती है वो अपने पैसे को डिवैल्यूएशन करती है और डेप्रिसिएशन करती है, और जो कंट्री इंपोर्ट ज्यादा करती है, सामान ज्यादा लेती है, वो अपने पैसे को रिवैल्यूएशन करती है और क्या करती है, एप्रिशिएट करती है। ठीक है बच्चों, ये इकोनॉमिक्स की कुछ टर्म थी। अब हम इकोनॉमिक्स का कुछ फैक्चुअल डाटा कर लेते हैं ध्यान से। इकोनॉमिक्स का कुछ फैक्चुअल डाटा करते हैं ध्यान से। ठीक है बच्चों, फैक्चुअल डाटा इकोनॉमिक्स का, जैसे भाई नेशनल इनकम के फैक्चुअल डाटा करो। भाई नेशनल इनकम जो है, दादा भाई नारोजी ने नेशनल इनकम का एस्टिमेशन, राष्ट्रीय फैक्चुअल है, जल्दी दी ये प्रिंट आउट भी दे दूंगा। फैक्चुअल इनकम में दादा भाई नारोजी ने सबसे पहले एस्टिमेशन किया था, दादा भाई नारोजी ने। कौन सी पुस्तक में? ड्रेन ऑफ वेल्थ। पुस्तक का नाम क्या बच्चों? ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ पुस्तक में किया था। ये पुस्तक का नाम है, सॉरी ये थ्योरी का नाम है, थ्योरी। कौन सा सिद्धांत? ड्रेन ऑफ वेल्थ। पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये पुस्तक थी। इस पुस्तक में किस सिद्धांत का जिक्र है? ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का बहिर्गमन, धन का बहिर्गमन। और चैप्टर का नाम है पब्लिक अनडेप्ट टू इंडिया। पब्लिक अनडेप्ट टू इंडिया, कि भारत की पब्लिक के ऊपर उधार। समझो दादा भाई नौरोजी थे अपने ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। समझो इन्होंने क्या करा था, इन्होंने बताई थी सालाना 20 रुपए। कितनी बच्चों? सालाना 20 रुपए प्रति व्यक्ति आए, प्रति व्यक्ति आए सालाना 20 रुपए। किस तरह बता, समझो इन्हें बताया कि ड्रेन ऑफ वेल्थ किस तरह से बच्चों, जस्ट अ मिनट, ठीक है बच्चों। तो मैंने बताया पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये पुस्तक थी, धन का बहिर्गमन थ्योरी थी, और पब्लिक अनडेप्ट टू इंडिया ये चैप्टर का नाम था। 20 रुपए बताई थी सालाना आय एक व्यक्ति की। किसने? दादा भाई नौरोजी ने, जिसको ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं भाई। अब बात सुनो ध्यान से, इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने ये बताया था भाई कि ब्रिटिश क्या कर रहे हैं, मान ले उन्होंने अपने यहां पर जींस डाल दी, अपने यहां पर कार ले आए, तो कार बनी किस तरह? लोहे ते बनी भाई, इस्पात ते बनी।
अब वो अपने यहाँ का रॉ मटेरियल ले गए, रॉ मटेरियल जो 1000 रुपये का लेना था वो ले गए 100 रुपये का, और उसने रिफाइंड करके उस रिफाइंड करके लिया है 2 लाख का बना दिया। तो इट मीन्स अपने यहाँ का पैसा ले गए और फिर अपने यहाँ पे 2 लाख रुपए देने के लिए नहीं थे, अपने बंदों को लोन दे दिया कि तुम लोन लेके इस सामान ने ले लो। तो अपने ही बनाए हुए सामान पर हमने लोन लेके क्या ले लिया, पैसा दिया। तो यहां पर वो हमारे ऊपर लोन चढ़ाते गए। जब तक ब्रिटिश रहे थे ना, उन्होंने कागजों में ये दिखाया था कि वो तो घाटे में चल रहे हैं। किस में चल रहे हैं? घाटे में, क्योंकि उन्होंने भारतीय सरकार के ऊपर, भारतीयों के ऊपर इतना ज्यादा लोन ले रखा है। बात समझाई नहीं आई? तो इस चोरी को बोला था ड्रेन ऑफ वेल्थ। कैसे? जो अगर जींस का एग्जांपल समझो, अपने यहाँ की कपड़ा, अपने आड़ा का सब कुछ उड़े, केवल फैक्ट्री लगा दी जींस की, अपना कपड़ा तो लेके फ्री में, और वहां से जींस बना दे दी मोल लेने के लिए पैसे नहीं, मोल लेने के लिए पैसे नहीं, तो सरकार ने लोन दे दिया। लोन दे दिया तो हम उनका लोन चुकाने में लगे रहे, अपना ये सामान का हम लोन चुकाने में लगे रहे। इसको बोला था ड्रेन ऑफ वेल्थ, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है बच्चों, क्लियर बच्चों, ड्रेन ऑफ वेल्थ। इसके बाद पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस जो हमारे फर्स्ट प्लानर थे, पीसी महालनोबिस, जिनको प्लानिंग कमीशन का वो बोला जाता है हेड, जो अपने प्लानिंग कमीशन के हेड थे पीसी महालनोबिस, टेक्निकल पर्सन बोला जाता है। उनकी अध्यक्षता में 1949 में, उनकी अध्यक्षता में 1949 में नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने की कमेटी बनाई गई। नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने की क्या बनाई गई? कमेटी बनाई गई। किसकी अध्यक्षता में? पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस, जिन्होंने प्लान बनाया था। प्लान किसने बनाया था? हैवी इंडस्ट्री, भारी उद्योगों का प्लान। किसके टाइम पर? किसके टाइम पर? पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर बनाया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर हैवी इंडस्ट्रियों का प्लान किसने? पीसी महालनोबिस ने, प्लानिंग कमीशन वाले ने। ठीक है बच्चों, जब इन्होंने 1949 में ये जो बनाई थी, इन्हीं की तर्ज पर फिर जो 2 इंस्टीट्यूशन बने थे, एनएसएसओ और सीएसओ। सीएसओ का मतलब है, इन्होंने नेशनल इनकम एस्टिमेट करेंगे। सीएसओ का तो मतलब है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग, राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग, राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग। एक बना था एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान तो समझना भाई इस बात में। एनएसएसओ, सीएसएसओ। सीएसओ क्या करेगा? सारे के सारे डाटा कलेक्ट करेगा भाई, सारे डाटा। ये बनाया था, सीएसओ बनाया था आपको 1950 में। हेडक्वार्टर जो था, सॉरी, ये बनाया था 1951 में, सीएसओ 1951 में। ठीक है बच्चों, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली। देश में किसी भी चीज का जो डाटा होगा, चाहे जनसंख्या का हो, क्या इस भी चीज का डाटा जो होगा, किसी प्रोडक्शन का डाटा हो, किसी भी चीज का डाटा होगा, वो सारा डाटा भाई किस पे आएगा? आपका सारा डाटा आएगा सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है बच्चों, ये काम देगा एनएसएसओ को। एनएसएसओ का काम क्या होगा बच्चों? एनएसएसओ एनालिसिस करेगा। देखो, एनएसएसओ केवल पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट। और सीएसओ नेशनल इनकम या कोई भी डाटा होगा वो कौन निकालेगा? सीएसओ। तो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट आ जाए तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कब बना? 1950 में बना। हेडक्वार्टर कहां पर भाई इसका? इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता। तो एनएसएसओ का हेडक्वार्टर पहले बना था कलकत्ता और सीएसओ का बना था नई दिल्ली। एनएसएसओ का केवल 2 एक काम, पॉवर्टी, गरीबी और बेरोजगारी। गरीबी और बेरोजगारी के डाटे कौन देगा? एनएसएसओ। और सारे डाटे कौन देगा? सीएसओ। क्लियर भाई? सीएसओ कब बनाते हैं? सीएसओ डे बनाते हैं 29 जून को। 29 जून को क्यों बनाते हैं? क्योंकि इस दिन किसका बर्थडे था? पीसी महालनोबिस बर्थडे, पीसी महालनोबिस बर्थडे। ठीक है बच्चों, पीसी महालनोबिस बर्थडे। अब मैं बात करूं प्रति व्यक्ति आय की बात करूं तो प्रति व्यक्ति आय हमारे देश में फिलहाल सबसे ज्यादा गोवा की, प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा किसके? गोवा की। हरियाणा की बात करूं तो 5वें नंबर पे है। हरियाणा कौन से नंबर पे? 5th भाई। ठीक है, इस डाटा को रब कर रहा हूं भाई मैं अभी। सीएसओ, एनएसएसओ। ठीक है, आरबीआई का मैंने बता दिया था 1900। देखो आरबीआई की एक बात और है, आरबीआई जो है 1935 में बनाया था, परंतु आयोग, आरबीआई को बनाने वाला हिल्टन आयोग, हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग, ये फैक्ट बता रहा हूं अभी। हिल्टन यंग कमीशन जो किसके लिए था भाई? आरबीआई के लिए था। वो आया था 1900, किसकी सिफारिश पे आया? आरबीआई पेपर में आ गया। आरबीआई आया था हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर। तो ये 1934 में आया
1934 में कानून आया और 1935 पे क्या बना, आरबीआई। तो एक्ट 1934 का था, लागू कब हुआ था, 1935 में। बात समझ में आई या नहीं आई भाई तुम्हें, बहुत इंपॉर्टेंट। 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935, ठीक है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण पता लग गया, अब 1949 में हुआ था। पहला गवर्नर था सीडी देशमुख, फर्स्ट गवर्नर सीडी देशमुख, सीडी देशमुख। अब 35वां है, कौन है 35वां, शशिकांत दास, 35वां शशिकांत दास, पहला सीडी देशमुख, ठीक है। 1949 वाला कंसेप्ट हो गया, ठीक है। आरबीआई अन्य बैंकों पर क्या करेगा भाई, आरबीआई कंट्रोल करेगा भाई, कौन सा बैंक क्या काम करेगा, इसलिए इसको बैंकर ऑफ बैंक भी कहते हैं, सारी चीज़ बैंक को, ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ था, जो एसबीआई पीएनबी सारे के सारे बैंक थे अपने, तो इनमें से पहले जो एसबीआई सरकारी, एसबीआई की बात सुनो, 1806 में था बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ कलकत्ता। फिर भी इसके बाद भाई बैंक ऑफ मद्रास भी बना, बैंक ऑफ बॉम्बे भी बना। फिर ये तीनों के तीनों बैंक क्या हो गए, मर्ज हो गए, तीनों के तीनों बैंक मर्ज होके बने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या बने बच्चों, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921। ध्यान से समझना, थोड़ी सी इनको फिर डाल लेता हूँ इनकी थोड़ी सी, क्योंकि आज स्टाफ नहीं भाई, ये थोड़ी प्रॉब्लम है, स्टाफ होता तो सारे काम करता रहता। बोले जी 2 दिन की छुट्टी दे दो, मैं 2 दिन की छुट्टी ले लो, क्योंकि तुम भाई पेपर थोड़ा चला गया, मैं चले जाओ 2 दिन भाई, कोई दिक्कत ना, हम तो एक ले काम चला ले, हमने तो बड़ा का प्रोमिस कर रखी है, तो प्रोमिस कर रखी है निभानी पड़ेगी, जो वादा किया तो निभाना पड़ेगा, ठीक से निभा रहे ना, वादा किया तो वादा किया तो निभाना पड़ेगा, तो वादा तो निभाऊंगे भाई, ठीक है। आ जाओ, तो मैंने बताया ये बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे, ये 3 बैंक हो गए, बैंक ऑफ कलकत्ता, ये तीनों इकट्ठे हो गए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हो गए। फिर बच्चों 1947 में भारत आज़ाद हुआ, 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तो फिर क्या बन गया भाई, ये बैंक ऑफ इंडिया भाई, मतलब ये हो गया बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ नेशनल इंडिया। फिर बाद में 1955 में इसका नाम बना था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो पेपर में आ जाए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब बना, 1955 में, ठीक है। तो 2006 जब हुआ तो इसकी 200वीं शताब्दी थी, 2006 में इसकी 200वीं शताब्दी थी, किसकी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। पंजाब नेशनल बैंक, ये सारे और अलग बैंक थे भाई, ये बैंक पहले नहीं थे, बाद में आए थे बैंक, ठीक है। तो बैंकों के बारे में अगर आपको कुछ बताऊं तो मैं, सबसे पहला जो बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770, सबसे पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770, इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा आपको, वैसे भी समझते जाओ। सबसे पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770, रब कर देता हूँ इसको, ये समझ आ गया। 2006 में बैंक ऑफ कलकत्ता से एसबीआई बना था। सबसे पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ये बैंकिंग के काम जो करता था, ये बैंकिंग के काम भी करता था, शेयर वेयर सब कुछ कंट्रोल करता था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसके बाद भारतीयों द्वारा बनाया गया पहला बैंक, किसी भारतीयों द्वारा बनाया गया पहला बैंक था अवध कमर्शियल बैंक 1881, अवध कमर्शियल बैंक 1881, अवध कमर्शियल बैंक 1881। वो बैंक जो आज तक उसी नाम से चला रहा है, मोस्टली बैंकों के नाम चेंज हो गए, परंतु आज तक उसी बैंक से नाम से चला रहा है, वो इलाहाबाद बैंक, इलाहाबाद बैंक, ये उसी नाम से चला रहा है भाई, जो पहले था इसका नाम, पेपर में किसी बैंक का नाम चेंज नहीं हुआ, इलाहाबाद बैंक। अब मैं बात करूं वो पैसा, वो बैंक जिसमें सारा का सारा पैसा भारतीयों का लगा हुआ था, अंग्रेजों का पैसा नहीं था, सारा पैसा भारतीयों के उसके लगा हुआ था, वो पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, लाला लाजपत राय द्वारा, लाला लाजपत राय द्वारा। तो भारतीयों का बैंक में कीजिए, देखिए तो भारतीयों द्वारा बनाया गया बैंक, इनमें पैसा अंग्रेजों का भी था, ठीक है, परंतु ये पूर्णतः भारतीय बैंक, पूर्णतः भारतीय बैंक, भारतीयों का पैसा, लाला लाजपत राय द्वारा, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है बच्चों। भारत का सब पहला प्राइवेट बैंक, बड़ा बैंक, प्राइवेट बैंक, भारत का पहला बड़ा प्राइवेट बैंक बोलो तो बच्चों आईसीसीआई, आईसीसीआई। पहले क्यों नहीं था, 1991 से पहले अपना क्या नहीं था, ओपन इकोनॉमी नहीं थी, क्योंकि क्या नहीं हुई थी, एलपीजी नहीं हुई थी, लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये 1991 में हुई थी भी, इनका मतलब समझ लो, बहुत बार आता है क्वेश्चन। लिबरलाइजेशन, स्वतंत्रता नहीं थी, पहले सब कुछ गवर्नमेंट के अंदर था, गवर्नमेंट का कंट्रोल हटाया, वो लिबरल हुए। प्राइवेटाइजेशन, पहले सब कुछ क्या था, गवर्नमेंट का था, बाद में प्राइवेट संस्थाएं खुली, प्राइवेटाइजेशन करी। ग्लोबलाइजेशन, पहले हमारी क्लोज इकोनॉमी थी, उसके बाद क्या हुई थी, ओपन इकोनॉमी। तो इसी के बाद भाई आईसीसीआई जो बैंक था, ये अपना प्राइवेट बैंक था भाई, आईसीसीआई, ठीक है, आईसीसीआई।
इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है भाई, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इंटरनेशनल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ICCI। फिर जो मैंने बता दी भाई, फिर जो अपने बैंक थे, सबसे बड़ा बैंक SBI के बड़ा सबसे बड़ा बैंक कौन सा आपका, PNB है, ठीक है। पहला ATM की स्थापना भारत में, पहले ATM की स्थापना थी ATM की HSBC। ठीक है बच्चों, बता दिया भाई, पहला ATM बैंक किसने स्टार्ट किया भाई, HSBC ने, ठीक है। पहली इंटरनेट बैंकिंग किसने स्टार्ट की, इंटरनेट बैंकिंग स्टार्ट की ICCI ने, इंटरनेट बैंकिंग से स्टार्ट की ICCI ने, ठीक है। पहला क्रेडिट कार्ड किसने स्टार्ट किया था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने। क्रेडिट कार्ड बोलो तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। जब हमारे आजादी के बाद सबसे पहले जो बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था 1969 में, 1969 में हुआ था बैंकों का नेशनलाइजेशन भाई। ये नेशनलाइजेशन किसने करा था, इंदिरा गांधी जी ने 1969 में कितने बैंकों का, 14 का। बाद में हुआ था 1980 में। देखो बच्चों, पूरी डिटेल कराने का टाइम नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि भाई पूरी डिटेल में हम पूरा टॉपिक सिलेबस को नहीं करा पाएंगे, हम केवल उस तरह के हिसाब से करा रहे जिस हिसाब से आपके क्वेश्चन पेपर में आके क्वेश्चन सोल्व हो जाए। 1980 में 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, 6 बैंकों का, विजया बैंक, ओरिएंटल बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक, वो कैप न्यू, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, विजया बैंक, ओरिएंटल बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया बाद में मर्ज हो गया था PNB में, ठीक है बच्चों। नई आर्थिक नीति मैंने बताया 1991 में आई थी। SBI के कुछ साथी बैंक थे, 7 बैंक, जो कि स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ त्रिवेंद्रम, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला हो गया, त्रिवेंद्रम हो गया, बीकानेर एंड जयपुर हो गया, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, ऐसे बहुत सारे 5-7 बैंक थे। सारे के सारे बैंक अब मर्ज हो चुके हैं, 2017 तक ये सारे मर्ज हो चुके हैं भाई। 2017 तक क्या हो चुके हैं, सारे बैंक क्या हो चुके हैं, मर्ज हो चुके हैं। SBI के अंतर्गत इनका विलय हो गया है। 2013 में महिला बैंक खुला था, 2013 में महिला बैंक, पहला महिला बैंक, वो पहला महिला बैंक भी, और SBI के जो साथी बैंक थे वे सारे मर्ज कब हो गए, 2017 में। क्लियर टू यू? इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके किससे रिगार्डिंग, बैंकिंग से रिगार्डिंग भाई। अगली मैं बात करूं, पहला यूनिवर्सल बैंक बोलो इंडिया का, तो ICCI है, जिसकी ब्रांच सब जगह फैली हुई है, ठीक है। अब मैं एक पॉइंट और बताता हूं टैक्स के बारे में, छोटा सा वो पॉइंट वहां पे छूट गया था, छोटा सा टैक्स के बारे में पॉइंट है, फैक्चुअल टाइप में है। टैक्स के सिस्टम बुझ लेते हैं कई बार भाई। टैक्स किस टाइप का है, प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रगतिशील, नाम से ही पता लग जाएगा, प्रगतिशील। जितनी आय बढ़ाती जाओगे, जो कर मैं बात करूं भाई, मैंने बोला 5 लाख पे 5%, 10 लाख पे 10% या 8%, 15 लाख पे 10%, जैसे जैसे आय बढ़ेगी क्या बढ़ता जाए, टैक्स बढ़ता जाए, उस टैक्स को क्या बोलोगे, प्रोग्रेसिव टैक्स। क्या बोलोगे, प्रोग्रेसिव टैक्स। क्लियर टू यू? प्रोग्रेसिव टैक्स। अब मैं इसके अलावा बात करूं रिग्रेसिव टैक्स, उल्टा बोलो रिग्रेसिव, ये तो प्रोग्रेसिव था, रिग्रेसिव। 5 लाख पे 5%, 10 लाख पे 3%, 20 लाख पे 2%। आय बढ़ने के साथ टैक्स घटता जाए, कौन सा हो जाएगा, रिग्रेसिव। ठीक है बच्चों। समानुपाती टैक्स, समानुपाती टैक्स क्या हो जाएगा, आय बढ़ने के हिसाब से एक रेशो बढ़ती जाएगी, रेशो वाइज हो, 5, 10, 20 रेशो के हिसाब से हो, इनमें रेशो के हिसाब से हो भी, रेशो की प्रोग्रेसिव होगा ना, प्रोग्रेसिव पर रेशो के हिसाब से, ठीक है। इस टाइप के क्या है भाई, टैक्स, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, एक दो कर्व है उनके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, कर्व है उनके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। लॉरेंज करो, फिलिप्स करो, एंजल करो, लॉरेंज करो, फिलिप्स करो, एंजल करो, लॉरेंज कर्व, फिलिप्स कर्व, एंजल कर्व, कुजनेट कर्व, ध्यान से सुनना बच्चों। लॉरेंज कर्व क्या कहती है, ये कहती है आय का वितरण, इनइक्वालिटी शो करती है, इनइक्वालिटी का मतलब असमानता, असमानता किसमें दिखाती, जैसे होना तो क्या चाहिए, मान लो 100 बंदे हैं, 0, 10, 20, 30, 40,
50 ऐसे ऐसे करके 100 तक है, ऐसे यहाँ पे 10 20 30 40 50 60 100 तक होना क्या चाहिए। 10% लोगों के पास 10% पैसा होना चाहिए, 20% लोगों के पास 10% लोग तो 10% पैसा, 20% लोग तो 20% पैसा, 50% लोग तो 50% पैसा। अगर ऐसा हो सोसाइटी में तो बिल्कुल क्या आएगी, समानुपाती लाइन आएगी, किसी के पास भी कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। परंतु सोसाइटी में ऐसा नहीं है। जैसे भारत की बात करूं, भारत में जो अमीर वर्ग है 10 वर्ग, जो बिल्कुल अमीर वर्ग है अपर क्लास, उसके पास कम से कम भी 60% पैसा है। निचला जो गरीब वर्ग है 10%, जो गरीब वर्ग है उसके पास 1% पैसा है। जो बीच वाला जो बच गया भाई 80%, उसमें से मैं बोलूँ अपर मिडल, अपर छोड़ा लोअर मिडल, देखो 10-10 हो गए, तो मैं इसको बोलता हूँ रिच, पुअर, मिडल। मिडल में 3 कैटेगरी बता दी, अपर मिडल, अपर मिडल, मिडल मिडल, लोअर मिडल। ध्यान से समझना बच्चों, ये 10% लोग हैं जिनके पास कितना पैसा 1%, ये 10% लोग हैं तो इनके पास कितना पैसा 5%, ये 20% लोग हैं तो 5%, ये 20% लोग हैं तो इनके पास 20% पैसा, ये 20% लोग हैं तो इनके पास 30% पैसा। तो बताओ 30 और 20 50 और 5 55 और 1 56, बच गए जो 10%, उनके पास कितना परसेंट पैसा 44% पैसा। तो आय समान है या असमान है, आय क्या है असमान है। तो इस असमानता को दर्शाती लोरेंज करो किस प्रकार दिखाएगी। पहला जो देखो, पहला जो 10% है या तो थी आइडियल करो, क्या थी या आइडियल करो, ऐसा होना चाहिए, पर है कैसा 10% के पास है 1% पैसा, अगले जो 20% है 1 और 5 6 रुपये, अगले के पास भाई इतना रुपये। तो इस प्रकार ये ऐसे कर्व जाती है। तो इस कर्व में जो ये जो कर्व है इसको बोलते हैं लोरेंज कर्व, जो किसको दर्शाती है असमानता को। लोरेंज कर्व किसको दिखवाती है, बहुत फास्ट करा रहा है मुझे पता है, पर टॉपिक की केवल तुम्हारे क्वेश्चन सोल्व हो जाए इसलिए बताइए। तो असमानता कौन सी कर्व दिखाती है, लोरेंज कर्व। तो इसके बीच में जो ये है ये असमानता को दिखाती है, और इसको दर्शाने के लिए कोफिशिएंट यूज होता है, उसका नाम है गिन्नी कोफिशिएंट। क्या मतलब बच्चों, गिन्नी कोफिशिएंट। तो गिन्नी कोफिशिएंट क्या दिखाता है, आय की असमानता, आय की असमानता। बात समझ में आई नहीं आई, पेपर पूछ लेता लोरेंज कर्व किसके किसके बीच में दिखाता है भाई, आइडियल कर्व और लोरेंज कर्व के गैप में जितना ज्यादा गैप होगा उतनी ज्यादा असमानता होगी, जितना कम गैप होगा उतनी ज्यादा उतनी असमानता कम होगी, उतनी ज्यादा क्या होगी, समानता होगी। तो गिन्नी कोफिशिएंट और लोरेंज कर्व, लोरेंज कर्व किस मात्रक पे काम करता है, गिन्नी कोफिशिएंट पे। बात समझ आएगी नहीं आएगी, आय के वितरण को दिखाता है ये, ठीक है। अगली बात करूं, देखो या 10-10 घंटे 15-15 घंटे इकोनॉमिक्स ना चलानी, ये हमने इकोनॉमिक्स समझाने के बाद इकोनॉमिक्स कुछ समझ में आ जाएगी, उसके बाद क्वेश्चंस के थ्रू ज्यादा करेंगे। क्वेश्चन के थ्रू फिर मैं आपको जो बोलूंगा ना वो पढ़ाया था, जब आपको क्लियर समझ में आना लग जाएगा। अभी एक बार देख लो बस, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूं, अगला जो पॉइंट है बच्चों फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व क्या है भाई, ये दिखाती है महंगाई और बेरोजगारी। महंगाई और बेरोजगारी क्या संबंध है, मैं बोल रहा हूं महंगाई बढ़ेगी तो बेरोजगारी घटेगी, गलत या ठीक, समझाता हूं। महंगाई बढ़ेगी बेरोजगारी घटेगी, पर एक लेवल तक, परंतु एक सीमा तक। जैसे समझो, जैसे 20 एकड़ जमीन थी पहले किसी के पास 1970 में, 1970 में 20 एकड़ में मान लो जो ये भाई 10 एकड़ है, जो ये 10 एकड़ है ये है थड़ी में। थड़ी में मतलब जहां पर पानी वाणी कुछ नहीं है, ठीक है, वहां पर पानी की सुविधा नहीं है। और जो 5 एकड़ है वो है दूर, बहुत दूर भाई गांव से, और 5 एकड़ थे कत्ती नहर के पास। तो 1970 तक नहरें थी तो किसान भाई किसको यूज कर पाता था, केवल 5 एकड़ को यूज कर पाता था, और एकड़ को यूज नहीं कर पाता था। फिर बाद में एमएसपी देना स्टार्ट किया सरकार ने। एमएसपी का फायदा समझ में आ जाएगा। तो एमएसपी का फायदा क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ध्यान से समझना, न्यूनतम समर्थन मूल्य।
ठीक है बच्चों, न्यूनतम समर्थन मूल्य ये देना स्टार्ट किया सरकार ने कि भाई तुम्हें पहले मान लो उनका रेट था 500 रुपये, भाई तुम्हें मैं 700 रुपये दूंगी, तो 700 रुपये देगी तो सरकार वो आदमी क्या करने लगा, जो बच्चे और 5 किले थे दूर वहां भी जाने लगा, वहां भी जाके काम करने लगा, वहां पे जाके काम करने लगा। तो पहले एक आदमी 5 किलो को संभाल लेता था, अब कितने आदमी संभालेंगे, 2 या 3 आदमी संभालेंगे इन किलो को। फिर सरकार ने क्या कराया भाई वहां पर फिर आ गया 1966 में हरित क्रांति आ गई। हरित क्रांति आ गई तो भाई और इंस्ट्रूमेंट आ गए, ट्रैक्टर बनने स्टार्ट हो गए, ट्रैक्टर बनने साथ भाई यूरिया बनना स्टार्ट हो गया, तो लोगों को ट्रैक्टर और यूरिया में भी क्या मिलने लगा, काम मिलने लगा, तो और बेरोजगारी क्या होगी, कम होगी भाई। परंतु साथ के साथ जो ये 500 का था एमएसपी 700 की बजाय कितना कर दिया, 900। तो बताओ, एक तरफ से तो रेट बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा, किसी चीज का रेट बढ़ना महंगाई को दर्शा रहा नहीं दर्शा रहा है, परंतु साथ साथ जैसे जैसे रेट बढ़ रहा है वैसे वैसे लोग खेती भी ज्यादा करने लगे और खेती व्यापार बन गया। खेती में ट्रैक्टर आ गए, ट्रैक्टर कुछ बनाने लगे, कुछ यूरिया आ गए, तो अलग अलग सौदे बनने लगे, ट्रैक्टर के इंस्ट्रूमेंट बनने लगे। कृषि एक व्यापारी वर्ग की तरह पहुंच गया, तो कृषि के थ्रू लोगों को क्या मिलने लगा, रोजगार मिलने लगा। बाद में लोन वाला सिस्टम हो गया, जिप्सम आ गया, सिंचाई के साधन आ गई, तो फिर क्या हो गया, और 10 एकड़ पे काम करने लगे, और आज के टाइम पर 2000 तक क्या पहुंच गया आपका एमएसपी। तो अब 2000 पे ऊपर एमएसपी पहुंचाओगे तो मान लो अपने घर में 2 आदमी थे, पहले 1 आदमी काम कराया करता, 2 आदमी काम कराया करता, अब खेत 20 से है तो 5 आदमी तो काम करेंगे। अब 20 एकड़ खेत में 10 आदमी थोड़ी काम करेंगे। अब मान लो एमएसपी और बढ़ता गया भाई, 2000-3000 से ऊपर ज्यादा रेट और चलता गया, तो रेट तो बढ़ेगा, महंगाई तो बढ़ेगी, परंतु आदमियों को रोजगार नहीं मिलेगा। तो मीन स्टार्टिंग में जब महंगाई बढ़ती जाएगी तो लोगों को रोजगार बढ़ता जाएगा, परंतु एक लेवल आ जाएगा, उस लेवल पे आने के बाद केवल क्या बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, परंतु रोजगार नहीं बढ़ेगा। तो इस करो कैसे दर्शाते हैं, ये बेरोजगारी बोल रहा हूं, बेरोजगारी 10, 9, 8, 7, 6, 5। पहले जब 10% बेरोजगारी थी, जब ये रेट था इतना, महंगाई थी 1%, जब महंगाई 2% बढ़ी तो बेरोजगारी कम होगी, फिर और बढ़ी तो और कम होगी। पर तो आते आते अब क्या होगी बच्चों, ये थी करो, अब क्या होगी, अब केवल क्या बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, परंतु बेरोजगारी नहीं घटेगी। तो ये करो इस प्रकार आएगी। तो इसको मैं उल्टा बनाने की बजाय ये बोल सकता हूं, इसको दिखाने की बजाय तो इस तरह दिखाओ, या 1% से करोगे काउंट तो ये सिस्टम कर लो इनवर्स, महंगाई बढ़ेगी बेरोजगारी घटेगी, पर एक लेवल के बाद ये क्या हो जाए, कांस्टेंट। स्टार्टिंग में देखो भाई, स्टार्टिंग मैंने देखी इस तरह बना ली, ये ऐसे करो, ये भाई 1%, 10, 9, 8, 7, 6, महंगाई बेरोजगारी। इसके करो को दिखाता है फिलिप्स, कौन दिखाता है, फिलिप्स। पहले जब एक, और थोड़ा नीचे कर लो, जब 1% थी महंगाई तब थी 10% बेरोजगारी, जब 2% हुई महंगाई तब थी 9% बेरोजगारी, जब 3% हुई महंगाई जब थी 8% बेरोजगारी, जब 4% हुई महंगाई जब थी 7% बेरोजगारी, जब 5% हुई महंगाई जब थी 6% बेरोजगारी। अब बेरोजगारी तो घट नहीं रही, केवल क्या बढ़ गई, महंगाई। तो ये इनवर्स करो जो होती है, इनवर्स करो किसको शो करेगी, ये महंगाई और बेरोजगारी को। ये कंसेप्ट किसने दिया था, फिलिप्स ने, कि कोई भी मान लो फैक्ट्रियों के सामान है, फैक्ट्रियों के सामान के रेट तो बढ़ते चले जाएंगे पर क्या नहीं मिलेगा, रोजगार मिलना क्या हो जाएगा, बंद। तो स्टार्टिंग में महंगाई के साथ बेरोजगारी घटेगी, पर एक लेवल के बाद महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी नहीं घटेगी। फिलिप्स करो, क्लियर बच्चों, फिलिप्स करो। एंजल कर्व आ जाओ, ये कहता है इनकम और एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर को शो करती है बच्चों, इनकम और एक्सपेंडिचर, ये इनकम ये एक्सपेंडिचर। बताओ, सिंपल बताओ, इनकम एक्सपेंडिचर की क्या कर्व होगी। इनकम बढ़ेगी तो खर्चा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। आप मान लो 20,000 रुपये कमा रहे हो तो 2,000 रुपये खर्च कर दोगे, आप 40,000 कमाओगे तो 20,000 खर्च कर दोगे, परंतु एक लेवल आएगा, परंतु क्या आएगा, एक लेवल आएगा जब केवल आपकी क्या बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, परंतु आपका एक्सपेंडिचर नहीं। बताओ, अंबानी है, अंबानी कितना खर्च कर देगा, करोड़ खर्च कर देगा, 10 करोड़ कर देगा, परंतु उसकी इनकम तो क्या करती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो स्टार्ट, अरे एक बात और, चाहे आपके पास कोई इनकम हो या ना हो, आपका खर्चा जरूर होगा। जैसे मैं बोलूँ 10 साल का लड़का है,
या बूढ़ा है कोई, 10 साल के बच्चे का भी कुछ ना कुछ खर्चा है या नहीं है, परंतु 10 साल के बच्चे की कोई भी इनकम नहीं है। चाहे इनकम कुछ हो या ना हो, परंतु एक्सपेंडिचर जरूर से भी जरूर होता है। तो कभी भी एक्सपेंडिचर जीरो से स्टार्ट नहीं होगा। कहाँ से स्टार्ट नहीं होगा? जीरो से स्टार्ट नहीं होगा। एक्सपेंडिचर हमेशा कुछ ना कुछ आगे से स्टार्ट होगा। बात समझ आई नहीं? स्टार्टिंग में इनकम बढ़ेगी, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, परंतु एक लेवल के बाद केवल क्या बढ़ेगी? इनकम बढ़ेगी और एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो ये कर्व होती है इनकम और एक्सपेंडिचर की। इस कर्व को बोलते हो एंजल कर्व। कौन सी कर्व? एंजल कर्व। इनकम और एक्सपेंडिचर। क्लियर टू? कौन सी कर्व? एंजल कर्व। इनकम और एक्सपेंडिचर की कर्व एंगल कर्व। एक स्टार्टिंग में चाहे आपको कुछ भी ना हो खर्चा, परंतु कुछ ना कुछ खर्चा जरूर होगा। खर्चा इनकम बढ़ती जाए, खर्चा बढ़ता जाएगा, परंतु एक लेवल के बाद केवल इनकम बढ़ेगी, खर्चा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। कुजनेट कर्व इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। इन्वायरमेंट की समझो भाई। कुजनेट कर्व इन्वायरमेंट। कुजनेट कर्व इन्वायरमेंट ये क्या कहती है? समझो, ये कहती है डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री। जब भी डेवलपमेंट होगी, क्या होगी? डेवलपमेंट होगी तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बढ़ेगा। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बढ़ेगा। देखो, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ी तो स्टार्टिंग में फिर पॉल्यूशन बढ़ा, फिर पॉल्यूशन बढ़ा, फिर पॉल्यूशन, एक लेवल आ जाएगा जब डेवलपमेंट, देखो ध्यान से समझो, एक लेवल आ जाएगा डेवलपमेंट का। जब डेवलपमेंट तो बढ़ेगी परंतु पॉल्यूशन फिर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कैसे समझाता हूं इसको? मान लो अमेरिका और इंग्लैंड है। अमेरिका और इंग्लैंड में बहुत सारी डेवलपमेंट होली, तो स्टार्टिंग में वहां पर जब इंडस्ट्री लगी तो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा हुआ, परंतु क्या हुआ? अब जो है उनका इन्वायरमेंट पॉल्यूशन पीक पे होने के बाद अब वो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं जिससे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बने और वहां का पॉल्यूशन क्या होता जाए? कम। और भारत डेवलपिंग कंट्री है, भारत कैसी कंट्री? डेवलपिंग, तो यहाँ पर पॉल्यूशन बढ़ता जा है। तो जब डेवलपमेंट बढ़ जाएगी बहुत, जब पीक पर पहुंच जाएगी डेवलपमेंट, उससे ऊपर नहीं हो सकती, तो वे अब वो डेवलपमेंट इस तरह ना करें कि उनको पैसा कमाना है। अब वो डेवलपमेंट किस तरह करेंगे? साथ के साथ इन्वायरमेंट भी क्या बचे? कम। परंतु कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि इन्वायरमेंट पॉल्यूशन जीरो हो जाए, तो इसलिए करो को यहीं पर छोड़ देना। पास नहीं आई? तो स्टार्टिंग में डेवलपमेंट के साथ बढ़ेगा और बाद में क्या हो जाएगा? एक लेवल तक घटेगा, उससे ज़्यादा नहीं घट सकता। क्लियर टू बच्चों? इसको रब कर रहा हूँ। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन और डेवलपमेंट के बीच में थी आपकी कुजनेट कर्व। ये मैंने बता दिया भाई, कुछ आपको कर्व हो गए, ठीक है। कुछ एक दो फैक्टर लिख लो बच्चों। टैक्स वाले बता दिए थे। वैट 2005 में आया था। अब तो क्वेश्चन मुश्किल पूछेगा वैट 2005 में, क्यों? जीएसटी आ चुका है। वैट 2005 सबसे पहले वैट अपनाने वाला, सबसे पहले वैट अपनाने वाला राज्य कौन सा था? हरियाणा। सबसे पहले वैट अपनाने वाला राज्य कौन सा था? हरियाणा। ठीक है बच्चों। जीएसटी का आइडिया 2000, जीएसटी गुड्स सर्विस, इसका आइडिया आया था 2000 में। कब आया था? 2000 में। लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017। ठीक है। इसका जनक, जीएसटी का जनक किसे बोलेंगे? अटल बिहारी वाजपेयी। ये क्वेश्चन आ सकता है। जीएसटी का जनक अटल बिहारी वाजपेयी, क्योंकि इनकी सरकार में इसका आइडिया आया था, अटल बिहारी वाजपेयी। इंपावर्ड कमेटी ऑफ स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर लेके कौन आई? पूछ सकता है। इंपावर्ड कमेटी ऑफ स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, ये लेके आए थे। ठीक है, थोड़ा फास्ट कराया है, पर एक बार तुम पढ़ लोगे तो क्वेश्चन के थ्रू इजीली हो जाएंगे। मन मत मारना, फास्ट कराया है, मुझे पता है इकोनॉमिक्स फास्ट कराया, कम बच्चों कुछ को कम समझ में आएगी, परंतु बच्चों एक बार वो सुन लोगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सोल्व हो जाएगा। इंपावर्ड कमेटी ऑफ स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, ये मैंने कुछ टॉपिक बता दिया आपके भाई, ठीक से। इसके अलावा मैंने हाँ फंड और सुन लो, फंड की बात हो आती है। 3 तरह के फंड होते हैं, फंड्स ऑफ इंडिया। पहली बात है 3 तरह के फंड्स होते हैं। कोई भी फंड निकलेगा वो किससे निकलेगा? वो आपका पार्लियामेंट से निकलेगा। पार्लियामेंट में बिल पास होकर निकलेगा, पार्लियामेंट में बिल पास होके, संसद में बिल पास होके। 3 होते हैं बच्चों फंड। एक तो होता है कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड, जिसको बोलते हो संचित निधि राशि, संचित निधि राशि। ठीक है बच्चों। एक होता है पब्लिक अकाउंट फंड, पब्लिक अकाउंट फंड। ठीक है। एक होता है कंटीजेंसी फंड, कंटीजेंसी फंड, आपातकालीन फंड। ध्यान से समझना बच्चों। जो आपका बजट का पैसा होता है
बजट का पैसा या कोई भी सरकारी पोस्ट है, कोई भी सरकारी पद है या सरकारी जो खर्चा होता है कोई भी, वो किस में होता है? कंसोलिडेटेड फंड, भारत की संचित निधि राशि। राष्ट्रपति की तनख्वाह हो, सुप्रीम कोर्ट के जज की, हाई कोर्ट के जज की तनख्वाह हो तो कहाँ से आएगी? भारतीय संचित निधि राशि से। इलेक्शन कमीशन सब की यहाँ से आती है संचित निधि राशि। इसका वर्णन किस में दे रखा है? आर्टिकल 266(1) संविधान के आर्टिकल 266(1), ठीक है, संविधान के आर्टिकल 266(1) में दे रखा है। इसका पैसा किससे निकालेंगे भाई? संचित निधि राशि पार्लियामेंट के थ्रू निकालेंगे इसके बारे में। दूसरी बात होता है पब्लिक अकाउंट फंड, इसमें आपके पीएफ और जो आपके पोस्ट ऑफिस के फंड वगैरह जो आते हैं, पीएफ वगैरह जो आते हैं, एनपीएस का जो पैसा आता है वो सारा किस में आता है? पब्लिक अकाउंट फंड, ठीक है। इसको सरकार निकाल सकती है भाई। क्या निकाल सकती है? सरकार जब चाहे इसको क्या कर सकती है? यूज भाई। सरकार इसमें मॉडिफिकेशन लेके आती है, पर जो सरकार इसमें मॉडिफिकेशन लेके आती है, इसमें संविधान संशोधन करके मॉडिफिकेशन लेके आएगी। सरकार इसको एज इट इज चेंज नहीं कर सकती। सरकार जो राष्ट्रपति की तनख्वाह एकदम से नहीं बदल सकती। सरकार प्रधानमंत्री तनख्वाह एकदम, उनको बिल लेके पास करके आएगी और इसमें सरकार नॉर्मल कानून बना के बदलाव लेके आ सकती है। जैसे नई पेंशन बहाली की बात करें, पुरानी पेंशन बहाली कोर्ट ने आदेश दे दिया तो पुरानी पेंशन बहाली करे तो पब्लिक अकाउंट फंड से उस पैसे को रिलीज कर सकती है। कंटीजेंसी फंड हो गया, ये 266(2) में है, ये 266(1) है, ये 266(2), परंतु कंटीजेंसी फंड है 267(1), ये 267 संविधान के 267वें आर्टिकल में। ये आपातकालीन फंड होता है, इसको राष्ट्रपति बैठक बुला के निकाल सकता है। हालांकि बिल तो जाएगा संसद में, परंतु राष्ट्रपति आपातकाल के समय नॉर्मल बिल पेश करके निकाल सकता है। ये हो गया कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। बात समझ आई नहीं आई आपको? ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ 267 में, 266 के 2 में, 266 के 1 में, ठीक है। ये आपके कुछ हो गया भाई, ठीक है। प्रोडक्ट ज्वाइंट सेशन वैशन आपका कुछ टॉपिक आरबीआई हो गया, मौद्रिक नीति, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन रेट आपके आगे, वर्ल्ड बैंक और ये यूएनओ के वर्ल्ड बैंक और ये मैंने आपको छोटे थोड़ा लिख, ये आपके जो कुछ टॉपिक है फैक्चुअल वो मैं एक दिन में कराऊंगा इकट्ठे, जिसमें क्या कराऊंगा? सारे ऑर्गेनाइजेशन करा दूंगा या क्वेश्चंस के थ्रू भी करा दूंगा उनको। क्वेश्चंस आगे मान लो मैं क्वेश्चन किस तरह दूंगा, ध्यान से सुनो। मैं क्वेश्चन दे दूंगा, मान लो एक दिन तो दे दिया वर्ल्ड बैंक के ऊपर, तो उसमें सारा वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ कब बना, किसका कौन डायरेक्टर था, सारे सौदे बता दो क्वेश्चंस के थ्रू। अब बताएंगे तो क्वेश्चन टाइम वेस्ट होगा, वहाँ पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और सारा सौदा कंप्लीट हो जाएगा। कुछ टॉपिक और बचे होंगे इकोनॉमिक्स के, वो भी उसी टाइम पर करा दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, पावर्टी का टॉपिक बचा है तो पावर्टी का एक क्वेश्चन डाल दूंगा और उसमें सारी तरह की पावर्टी एक्सप्लेन कर दूंगा। बात समझ आ गई? ठीक है बच्चों, इसी तरह से हम अपना टॉपिक करते रहेंगे। केमिस्ट्री की क्लासेस भी दूंगा और भी क्लासेस आपको प्रोवाइड होती रहेंगी। धन्यवाद।